हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। ये 100 पेज नोट्स सीरीज का L7 वीडियो है। इसके पहले टोटल 6 वीडियोज मतलब लेक्चर, टोटल 6 लेक्चर हो चुके हैं, जिनमें पूरा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो चुका है। और इनके PDF ही मैंने कंप्लीट PDF भी दे दिए हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। और L6 में एक वीडियो आधुनिक भारत का भी हुआ है। तो ये L7 जो है ना, ये आधुनिक भारत का दूसरा वीडियो है। इसके बाद मुश्किल से एक और वीडियो आएगा आधुनिक भारत का, उसके बाद आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इसके पहले अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियोज को नहीं देखा है, जो कि काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं प्लासी के युद्ध की। तो ये हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। ये डेट जरूर याद रखिएगा, 23 जून 1757, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। प्लासी कहाँ पर है, ठीक, ये देख लीजिएगा। हाँ, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने किया था, ठीक है ना। और सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफर ने, यार लतीफ़ ने और राजा दुर्लभ राय ने, ठीक ना। देखिए, मीर जाफर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब बना, ठीक। इसके बाद मीर कासिम बनता है, ठीक ना। देखिए, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। ये मीर जाफर के बारे में मैंने बता दिया है यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, सिराजुद्दौला की इसमें हत्या कर दी जाती है, कहने का मतलब इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं, ठीक ना। हाँ, इस समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह कौन था इस समय? देखिए, ये याद रखने वाली बात नहीं है। आप अगर मुगल बादशाह का काल याद रखते हैं, काल याद रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अगर मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय का काल आपको याद है, जो कि कब से कब तक है? आलमगीर द्वितीय का काल क्या है? 1754 से लेकर 59 तक। हालांकि आलमगीर द्वितीय के काल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है, बट ये एक हुआ है प्लासी का युद्ध, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो काल याद रखने से यही होता है। आगे जब बंगाल के गवर्नर, फिर भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब देखेंगे तो उनका काल याद रखेंगे ना, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं फिर, ठीक। चलिए थोड़ा सा और बात कर लें। एक और ये देख लीजिए फैक्ट कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, ठीक है, जिसमें से मात्र 23 अंग्रेज ही जीवित बच पाए थे। इसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं। ये कब हुआ था? 20 जून 1756 को। ये डेट जरूर याद रखिएगा और इसको काल कोठरी की घटना बोलते हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो देखिए, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का जो युद्ध होता है वो होता है 22 अक्टूबर 1764 को। डेट जरूर याद में रखिएगा। देखिए, ये वीडियो रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है, तो मैं उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की ज़रूरत है, और उतना एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स में आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक। देखिए, बक्सर के युद्ध की बात करें तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय और किनके बीच हुआ था? अंग्रेज के बीच हुआ था। मतलब अंग्रेज एक तरफ और बाकी ये तीनों एक तरफ, ठीक। देखिए, शुजाउद्दौला कौन है भाई? अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह है, ठीक है ना। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था बक्सर के युद्ध में? मेजर हेक्टर मुनरो ने, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। इसके बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित हो जाती है, ठीक। हाँ, थोड़ा सा इनको देख लीजिए, जो बंगाल के नवाब हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इधर आता हूँ। बक्सर के युद्ध के बाद ये इलाहाबाद की संधि वगैरह हुई है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा पहले इधर बता दूँ मैं, जस्ट वेट। हाँ, देख लीजिए, ये जैसे मुर्शिद कुली खान है ना, तो ये मुगलों द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर है। इसने बंगाल की स्थापना की, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की। किसने? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक। ये बंगाल का नवाब। उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? अलीवर्दी खान। उसके बाद कौन बनता है? सिराजुद्दौला। इसी काल में 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ है, 23 जून 1757, अभी देखे हैं ना। और फिर बनता है मीर जाफर का ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल का प्रथम नवाब यही बनाया जाता है, मीर जाफर। फिर मीर कासिम बनता है, ठीक। तो ये सब मैंने बस क्रम बता दिया है जानने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा ऐसे आइडिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है कभी कोई चला जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा बता दिया है। बाकी जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है यहाँ पर
कि मीर कासिम जब बंगाल का गवर्नर वो नवाब बनता है तो ये राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है, मुंगेर बिहार में। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक, चलिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को शाह आलम, यहाँ पर छोटा सा लिखा है मैंने, शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, शाह आलम द्वितीय कौन है? मुगल बादशाह, उस टाइम का मुगल बादशाह, ठीक है ना। मुगल बादशाह का काल क्या है? 1759 से लेकर 1806 तक। ये बस ऐसे ही बता दिया, ध्यान रखिएगा। समय काल ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगी, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स याद नहीं रखने पड़ेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि बक्सर का युद्ध किसके काल में हुआ है, तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 1764 में हुआ है। ठीक, तो दिमाग लगाइएगा कि इस मतलब 1764 किसके काल के बीच में आ रहा है, ठीक ना। तो किसके काल के बीच में आ रहा है? शाह आलम द्वितीय के काल में। तो ये वाला जो युद्ध हुआ है ना 1764 का, वो शाह आलम द्वितीय के काल में हुआ है। तो यहाँ पर लिख कर दिखाना जरूरी नहीं है, अगर काल आपने याद रखा है तो, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए आप काल याद जरूर रखिए, काम हो जाएगा उससे। ऐसा नहीं कि काल पूछ लेगा, बट उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टैकल हो जाएंगे आसानी से, मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट। देखिए, इलाहाबाद की संधि की बात कर रहा था, तो हाँ, शाह आलम द्वितीय के साथ इसमें होता क्या है कि कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी जाती है। दीवानी कहने का मतलब वित्त और राजस्व से, मतलब पूरा पैसा वाली व्यवस्था उनके पास चली जाती है। पूरा जो पैसा वाला विभाग है ना, उनके पास चला जाता है, कंपनी के पास। बाकी उत्तरदायित्व तो इनके पास रह जाता है। ठीक, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देने की बात की जाती है। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन इस संधि में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, 4 दिन बाद। ये 12 अगस्त, ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त को, ठीक है ना। ये होती है संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक, और देख लीजिए, यहीं से बंगाल में द्वैध शासन लागू हो जाता है। द्वैध शासन कहने का मतलब दीवानी जो चली जाती है कंपनी के पास चली जाती है, पूरी दीवानी। दीवानी मतलब जो वित्त और राजस्व विभाग है, ये पूरा का पूरा कंपनी के पास चला जाता है, पैसा वाला जो विभाग है। ठीक, जितने पैसे वाले विभाग हैं, कुल मिलाकर पैसा उनके पास चला जाता है। बाकी चीज़ें नवाब के पास, जैसे देख रेख, पुलिस या फिर जवाबदेहिता, ये सब बंगाल के पास रह जाता है। मतलब कुल मिलाकर कुछ नहीं रहता है पैसे के मामले में। ठीक, चलिए आगे देखें। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, उप दीवान जो नियुक्त किया जाता है बंगाल की तरफ से, ये कंपनी की तरफ से बंगाल में उप दीवान नियुक्त किया जाता है मोहम्मद रजा खान को। बिहार में राजा शिताब राय को, ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ठीक, चलिए बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष की। ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच जो युद्ध हुए उनको देख लेते हैं। प्रथम युद्ध की बात की जाए तो ये होता है 1775 से लेकर 82 के बीच में। ये युद्ध किससे शुरू होता है? सूरत की संधि से। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये कौन सी संधि है कि युद्ध शुरू हो गया, इसके पीछे एक कहानी है, उसको बाद में जानेंगे, फिलहाल आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। इस संधि से युद्ध शुरू होता है और इस सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त होता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। इस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये देखिए, रटने वाली चीज़ नहीं है ये। वारेन हेस्टिंग्स, जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये आसानी से जब आप गवर्नर और वायसराय, गवर्नर जनरल वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, आगे हम जब पढ़ेंगे, तो उसमें अगर इनका काल याद रखते हैं और ये काल याद है तो आसानी से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल देखते जाइए, बाकी वहाँ पर याद रख लीजिएगा जो समय काल है, जो भी गवर्नर है, गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, और ये भी देखते जाइए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए, तो ये जब संधि होती है ना, उसके बाद 20 साल का टाइम मिलता है। ये 20 साल में फिर ये लड़ाई करते हैं किससे? चूँकि इनसे लड़ नहीं सकते थे तो ये फिर मैसूर से लड़ते हैं 20 साल। ये 20 साल का जो गैप दिख रहा है ना, इसमें मैसूर से लड़ते हैं और मैसूर को अपने अधीन कर लेते हैं। ठीक, खैर वो बाद में हम देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। दूसरा जो युद्ध होता है ना 1803-5 के बीच में, ये बेसिन के संधि से शुरू होता है और राजघाट की संधि से समाप्त होता है। इस समय जॉर्ज बार्लो जो था वो गवर्नर था। तीसरा युद्ध होता है 1817-18 में। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, और पूरा मराठा जो साम्राज्य है वो बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक है ना। अंतिम जो पेशवा था वो कौन था? बाजीराव द्वितीय। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक, इस युद्ध के बाद मराठा अंग्रेजों के अधीन हो जाता है।
इसमें मैंने मराठा के बारे में पहले बताया नहीं है, तो इसमें बताया है जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी बातें हैं उसको मैंने यहाँ पर बता दी है। तो पहले एक काम करते हैं, मराठा ही देख लेते हैं, फिर ये आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, ठीक है। देखिए मराठों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ये देख लीजिएगा। जन्म इनका हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ये क्लियर दिख नहीं रहा है, यहाँ शिवनेर दुर्ग है, पीडीएफ में आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना। 1627 ईस्वी को। हाँ, इनके शिक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव, याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, दादा कोंडदेव। इनके गुरु थे समर्थ रामदास, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है, थोड़ा ये ध्यान रख लीजिएगा। और जयपुर भवन जो कि आगरा में है, इसमें नज़रबंद कर दिया था किसने? औरंगजेब ने, ठीक। और इनका राज्याभिषेक होता है 1674 ईस्वी में। जो राज्याभिषेक कौन करता है? काशी के श्री गंगा भट्ट, ठीक ना, इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद इनको छत्रपति की उपाधि मिल जाती है। मराठा साम्राज्य में पेशवा का जो पद था वो प्रधानमंत्री का पद था, ये ध्यान रखिएगा, पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। और बालाजी बाजीराव जो पेशवा हुए, इन्हीं के काल में, इसी काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ना, ठीक है ना, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में, ठीक। हाँ, बाजीराव द्वितीय जो है ना, ये अंतिम पेशवा है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये भी थोड़ा देख लीजिएगा, मोडी लिपि का प्रयोग मराठा प्रपत्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है? मोडी लिपि का। और सरंजामी जो प्रथा है ना, वो मराठों की भू राजस्व प्रथा है, सरंजामी प्रथा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अष्टप्रधान जो शिवाजी के 8 मंत्री थे, अष्टप्रधान, ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान किनसे रिलेटेड है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेश मुखी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चौथ लगान व्यवस्था है मराठा साम्राज्य की, ठीक ना, मराठा राज्य की लगान व्यवस्था, ये किनसे रिलेटेड है? चौथ और सरदेश मुखी, मराठा राज्य से, जरूर ध्यान में रखिएगा। एक मिनट देख लीजिए ये होता क्या है। चौथ मतलब आय का 1/4 टैक्स, सरदेश मुखी का मतलब आय का 1/10, ठीक ना, मतलब 10वां भाग आय का टैक्स, ठीक। देखिए ये कर पड़ोसी राज्य की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो देखिए ये 1767-69 में युद्ध होता है, प्रथम युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। शासक कौन होता है मैसूर का उस समय? हैदर अली। और गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड वेरेल्स्ट। देखिए ये याद रखना, मतलब ऐसा नहीं कि इसको रटना पड़ेगा, अगर ये आपको काल मोटा मोटी याद है और जो गवर्नर जनरल या वायसराय हैं, गवर्नर है, उनका काल याद है, तो आसानी से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, फिलहाल देखते चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो संधि कौन सी होती है? युद्ध समाप्त होता है कौन सी संधि पर? मद्रास की संधि पर, ठीक है ना। इसमें होता क्या है? अंग्रेज पराजित होते हैं, ठीक है। दूसरा युद्ध होता है 1780-84 में, जिस समय शासक होता है हैदर अली, जो कि 1782 में मारा जाता है। उसके बाद बागडोर संभालता है टीपू सुल्तान, ठीक। इस समय गवर्नर जनरल होता है वारेन हेस्टिंग्स। और संधि जो होती है, युद्ध की समाप्ति जो होती है मंगलोर की संधि पर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हैदर मारा जाता है, वो बता ही दिया मैंने, ठीक। आगे बात की जाए 1790-92 में टीपू सुल्तान शासक बनता है। देखिए मैं गवर्नर जनरल के अंदर इनका नाम ले रहा हूँ, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो गवर्नर है, गवर्नर जनरल बाद में बनेगा, ये वायसराय है, नहीं, ठीक। मैं जनरली बोल रहा हूँ, गवर्नर जनरल, ठीक है। इनका नाम बदलते जाता है एक टाइम के बाद, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा बस। हाँ देखिए, हाँ तो ये बात कर रहा हूँ 1790-92, तो इस समय टीपू सुल्तान शासक होता है। इस समय जो गवर्नर जनरल है वो कार्नवालिस है। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर युद्ध समाप्त होता है, टीपू इसमें पराजित होता है, ठीक है ना। 1799 में टीपू सुल्तान शासक होता है, जिसमें टीपू की मृत्यु हो जाती है, ठीक। लॉर्ड वेलेजली इस समय होता है, ठीक। सहायक संधि को स्वीकार कर लिया जाता है इसमें, इस संधि में। तो इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए डिटेल्स में हम चीज़ें आगे देखेंगे, बट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी चीज़ों को करना पड़ रहा है। कुछ ये ध्यान में रखिएगा कि तृतीय युद्ध के बाद टीपू से 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में वसूला जाता है, 3 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और टीपू अपनी राजधानी बनाता है श्रीरंगपट्टनम को, और यहीं पर वो जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखिएगा, जैकोबियन क्लब, ठीक है। आंग्ल सिख युद्ध की बात की जाए तो ये 1845-46 में युद्ध होता है। इस समय कौन? दलीप सिंह शासक होता है वहाँ का, और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग है। लाहौर की संधि होती है युद्ध की समाप्ति पर,
ठीक, इसमें होता क्या है कि अंग्रेज दिलीप सिंह को महाराजा की उपाधि देते हैं, महाराजा की पदवी देते हैं। 1848-49 में दूसरा युद्ध होता है, जिसमें शासक होता है दिलीप सिंह और लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल होता है। अमृतसर की संधि पर युद्ध समाप्त होता है और दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा को लेकर ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया जाता है। अब दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा कैसे आया वो मैं आगे बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, चिलियन वाला युद्ध जो हुआ था 1849 में हुआ था, बट ये अनिर्णित रहा था। ठीक, कोई रिजल्ट नहीं निकला था, खाली ये नाम याद रखिएगा। और अंग्रेजों और उनके बीच में, सिख साम्राज्य के बीच में, ठीक ना। फिर देखा जाए, थोड़ा ये देख लीजिए, रणजीत सिंह जो पंजाब के सिख साम्राज्य की बात करें, पंजाब राज्य की बात करें तो रणजीत सिंह की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महा सिंह के घर में, ठीक है ना, 1780 में। तो ये सुकरचकिया ध्यान में रख सकते हैं आप। फिर बात की जाए, अमृतसर की संधि करते हैं रणजीत सिंह 1809 में अंग्रेजों के साथ, ठीक। और शाह सुजा जो है ना, ये रणजीत सिंह को कोहिनूर उपहार में देता है, ठीक। अब कहिएगा शाह सुजा के पास कैसे आया, देखिए मोहम्मद शाह मैंने बताया भी है पहले, मोहम्मद शाह के काल में, जिसका काल क्या है 1719 से 48 तक, इसके काल में नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 में, ठीक। और वही कोहिनूर हीरा लेकर चला जाता है यहाँ से, ठीक। तो आप कहिएगा कि फिर शाह सुजा और नादिर शाह में क्या चक्कर है, तो देखिए ये चीज़ें बाद में जानेंगे, अभी फ़िलहाल इतना ध्यान में रखिए कि शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा उपहार में दे दिया था किसको, रणजीत सिंह को, ठीक। दलीप सिंह जो है अंतिम शासक है सिख साम्राज्य का, जो धर्म परिवर्तन करता है, सिख से ईसाई बनता है। मैंने दलीप सिंह के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। और निधन पेरिस में होता है, अंत्येष्टि इंग्लैंड में होती है, ठीक है ना। ये अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन चला जाता है, पलायन कर जाता है, ठीक। चलिए आप समझते जाइए, जो भी आखिरी युद्ध हो रहा है उसके बाद वो राज्य अंग्रेजों के अधीन होते जा रहा है, ठीक है, ठीक। अगर मैंने नहीं बोला, कहीं पे बोला है, नहीं बोला होगा तो आप समझते जाइएगा, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, 38 नंबर का आता है इसे, ठीक है। 1857 की क्रांति के कारण की बात की जाए तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी कारण थे। इनको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए, ठीक। हाँ, उस समय का तात्कालिक कारण क्या था जहाँ से ये शुरू हो गया, ये क्रांति शुरू हो गई, चर्बी वाले कारतूस की अफवाह तात्कालिक कारण था, ठीक। ये अफवाह फैली कि इनफील्ड जो राइफल है ना, उसमें चर्बी वाले कारतूस लगाए जा रहे हैं। चर्बी मतलब गाय और सुअर की चर्बी के तेल यूज किया जा रहा है उसमें, ठीक ना, इसलिए। तो देखिए उसमें हुआ क्या कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने, ये नाम ध्यान में रखिएगा, 34वीं, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूरोज की हत्या कर दी, ह्यूसन की हत्या कर दी, ये ध्यान में रखिएगा, जनरल ह्यूसन, ठीक है। हाँ, मंगल पांडे को फिर फांसी दे दी जाती है। उसके बाद से ही 10 मई को मेरठ से ये प्रारंभ हो जाता है, ठीक। फिर 12 मई को ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। फिर स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, इस समय का कमल और रोटी। और जो नेतृत्व करता है और केंद्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। दिल्ली से जो नेतृत्व करता है वो कौन है, बहादुर शाह जफर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। बख्त खान, ठीक ना। हाँ, दमनकर्ता का ध्यान आप रख सकते हैं, पहले आप ये दोनों ध्यान में रखिए, केंद्र और नेतृत्वकर्ता, ठीक। ये पढ़ते जाइए। कानपुर की बात की जाए तो देखिए कानपुर से नेतृत्व किया था, शुरू में नाना साहब ने नेतृत्व किया था, लेकिन इन्होंने शुरुआत में इनकी हेल्प की थी, किन्होंने, तात्या टोपे ने, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा, तात्या टोपे का ही नाम रामचंद्र पांडुरंग है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने, तात्या टोपे ने इनकी हेल्प की थी नाना साहब की, ठीक है ना। नाना साहब का भी दूसरा नाम क्या है, धोंधो पंत, तो ये भी नाम ध्यान में रखिएगा। फिर ये तात्या टोपे कानपुर से ग्वालियर चले जाते हैं, यहाँ पर मान सिंह के विश्वासघात के कारण, ठीक, इनको पकड़ लिया जाता है और इनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा, ये मान सिंह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। हाँ, तो कानपुर से नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने, और स्टार्टिंग में ये भी साथ में थे, तात्या टोपे भी, ठीक। तो इतना ध्यान में रखिएगा। लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। झांसी से बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से बात की जाए तो कुंवर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बिहार या जगदीशपुर कुछ भी पूछे तो कुंवर सिंह, आरा, बिहार, जगदीशपुर कुछ भी पूछे,
ठीक, चलिए आगे बात की जाए। फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने। इलाहाबाद से लियाकत अली ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। और पटना से थोड़े टाइम के लिए हैं, लेकिन पटना से पीर अली ने। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कुछ और फैक्ट्स। जैसे देख लीजिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जो समर्थन किया था ना, उस समय का जो राजा थे, वो कौन कौन से राजा ने समर्थन किया था? तो देखिए ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, इंदौर के होलकर ने किया था, और हैदराबाद के निजाम आदि ने किया था। तो ये 2-3 नाम ध्यान में रख सकते हैं। और कुछ पुस्तकें हैं 1857 पर, 1857 क्रांति पर, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बी.डी. सावरकर की पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एस.एन. सेन 1857, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक है असबाब बगावत हिंद, और आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। ठीक है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक, कुछ स्टेटमेंट है 1857 को लेकर, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ में क्लियर दिख जाएगा, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने क्या बोला था कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। 1857 के बारे में बोला है, ये क्रांति के बारे में। जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या बोला है? केवल ये सैनिक विद्रोह है। ठीक, टी.आर. होम्स ने क्या बोला है? बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध। और बी.डी. सावरकर ने क्या बोला कि स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई है। जबकि आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, न राष्ट्रीय है, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। कुछ विद्रोह है जिसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए सन्यासी विद्रोह की, तो इसका नेतृत्व किया था केना सरकार ने। एक मिनट, ये परिणाम भी देख लीजिए। परिणाम 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ था? देखिए कंपनी का शासन जो था ना, वो खत्म हो गया था और चला गया था क्राउन के अधीन। भारत का पूरा शासन सीधे क्राउन के अधीन चला गया था। हाँ, इसके बाद एक आयोग का गठन होता है, ये नाम ध्यान में रखिएगा, पील आयोग का गठन होता है 1857 की क्रांति के बाद। ठीक ना, ये भारतीय सेना के गठन के लिए है, उससे संबंधित है पील आयोग, याद रखिएगा। देखा जाए कि सन्यासी विद्रोह, ये विद्रोह की बात कर ले, सन्यासी विद्रोह होता है किसके नेतृत्व में? केना सरकार के नेतृत्व में। प्रभावित क्षेत्र बंगाल है। ठीक है ना, तो ये आंदोलन और नेतृत्व ध्यान जरूर रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह की बात की जाए तो इसका नेतृत्व करमशाह टीपू मीर। आप पढ़ते जाइए, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कोल विद्रोह की बात की जाए तो बुद्धो भगत नेतृत्व करता। कूका आंदोलन की बात की जाए तो भगत जवाहर मल। ठीक है ना, ये प्रभावित क्षेत्र इसका जो है वो क्या है? पंजाब है प्रभावित क्षेत्र। ठीक ना। संथाल विद्रोह की बात की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है संथाल विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? सिद्धू कान्हू। सिद्धू और कान्हू, ये जरूर याद रखिएगा, और साथ में चांद और भैरव, चारों नाम ही याद रख लीजिए आप। ठीक, और ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, दामने को बंगाल, बिहार झारखंड के क्षेत्र में। हाँ, मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो नेतृत्वकर्ता जो है वो बिरसा मुंडा है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डेट याद रखिएगा, 1899 से 1900, 1899-1900, ये डेट याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें इससे रिलेटेड जो भी हैं वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, बिरसा मुंडा से रिलेटेड कुछ बात और हैं, उनको ध्यान में रख लीजिएगा कि बिरसा मुंडा ने बोंगा की पूजा छोड़कर, बोंगा मतलब एक से अधिक देवता, सिंह बोंगा की पूजा का आह्वान किया था, मतलब एक ईश्वर की पूजा का आह्वान किया था, सिंह बोंगा, याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। किनको? बिरसा मुंडा को, तथा रांची के जेल में कैद कर दिया गया। और पता नहीं ये किस टाइप का क्वेश्चन है, सोते हुए पकड़ा गया, खाते हुए, खैर पूछा गया तो पूछा गया। चलिए, कभी कभी अजीब पूछ लेते हैं कुछ। चलिए देखिए, मणिपुर विद्रोह की बात की जाए तो नाम ध्यान रख लीजिए, नेतृत्वकर्ता कौन है? रानी गैडी नल्लियू। और नील विद्रोह की बात की जाए, नील आंदोलन की, तो नेतृत्वकर्ता दिगंबर, ये नादिया बंगाल प्रभावित क्षेत्र है। टाना भगत की बात की जाए तो जतरा भगत नेतृत्व करता है। और वहाबी आंदोलन की बात की जाए, वहाबी आंदोलन, तो भारत में जो इसके नेतृत्व करता है, प्रवर्तक जो हैं प्रमुख, वो कौन है? सैयद अहमद बरेलवी, भारत में ये नेतृत्व करता है। ठीक है ना,
वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। लेकिन सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने किया? मौलवी कासिम ने, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला ने। ये 2-3 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये मृत्यु के बाद पटना जो है ना वो जो केंद्र होता है वहाबी आंदोलन का, वो केंद्र बन जाता है। क्या? पटना केंद्र बन जाता है वहाबी आंदोलन का, सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।